अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ने जिन्नात का जिक्र कुरान में भी फरमाया है, तो इससे ये बात तो साबित होती है कि जिन्नात भी मौजूद हैं और उनके वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। और जो लोग कभी अपनी स्टोरीज़ वगैरह बताते हैं कि उन्होंने इन गैबी मखलूक़ात को देखा है, तो वो सच भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी मखलूक़ें अक्सर इंसानों के सामने आ जाया करती हैं और हम इनके वजूद से तो इनकारी हो ही नहीं सकते, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है और उसके अंदर ही इस मखलूक़ का ज़िक्र है। मैं अपने चैनल्स पर इसी तरह हॉरर स्टोरीज़ अपलोड करता हूँ, रियल भी और इमेजिनरी भी। तो अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ वगैरह सुनने का शौक़ है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। चैनल पर काफ़ी सारी स्टोरीज़ अवेलेबल हैं, उनको विज़िट करें, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको किस टाइप की स्टोरीज़ और चाहिए। आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो दिए गए नंबर पर शेयर करें, जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। आज की स्टोरी कोई रियल स्टोरी नहीं, बल्कि एक इमेजिनरी और काफ़ी मज़े की स्टोरी है, मेरी खुद की बनाई हुई स्टोरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और किसी अंधेरी खामोश जगह पर बैठ जाइए और स्टोरी को अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो चलिए स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। मेरा नाम डेविस है और ये जो किस्सा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का ऐसा किस्सा है कि जो मेरी रूह को झंझोड़ के रख देता है और मेरी ज़िंदगी का ऐसा नाकाबिले फरामोश वाक़या है कि जिसको मैं कभी भुला ही नहीं सकता। मेरा अक्सर मामूर हुआ करता था कि मैं ट्रेन के ज़रिए सफ़र किया करता था। मैं अपने शहर से दूसरे शहर ट्रेन के ज़रिए जाया करता था। वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स वगैरह का घर था, तो मेरा अक्सर वहाँ चक्कर लगा करता था और मैं वापस भी फिर उन्हीं की ट्रेन के ज़रिए आया करता था। और इस सफ़र के दौरान एक चीज़ जो मुझे काफ़ी परेशान किया करती थी, वो ये थी कि जब मैं ट्रेन पर यहाँ से जाया करता था अपने होम टाउन से, तो वो किसी और रूट से जाया करती थी। लेकिन जब मैं उसी ट्रेन सर्विस से वापस आया करता था, तो वो ट्रेन किसी और रूट से वापस आया करती थी। हालांकि ये भी कोई अजीब बात ना थी, अजीब बात तो कुछ और ही थी। जब हम कुछ देर का सफ़र कर लिया करते थे, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का सफ़र गुजर जाया करता था, तो बीच में एक पॉइंट ऐसा भी आया करता था कि ऑटोमेटिकली तमाम पैसेंजर विंडोज़ के क्लोजेट्स को बंद कर दिया जाता था। मैं ये नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों करते थे, और पहली दफ़ा ये था कि किसी ट्रेन में कोई ऐसा सिस्टम था कि किसी जगह से गुज़रते वक्त उसकी विंडोज़ को बिल्कुल क्लोज़ कर दिया जाता था ताकि पैसेंजर्स वगैरह बाहर ज़रा भी ना देख सकें। मुझे तजस्सुस तो काफ़ी ज़्यादा होता था कि ये ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन मैंने कभी उस बारे में पूछा नहीं था। मैं ये सोचता था कि हो सकता है ये इनका कोई मामूल का काम होता हो और काफ़ी डेवलप सिटीज़ में ऐसा होता हो। हालांकि मैंने इस ट्रेन सर्विस के अलावा कोई यूज़ तो नहीं की थी, लेकिन मैंने कहा हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये ऐसा करते हों, या ट्रेन में कोई ऐसा इक्विपमेंट होता हो जिसकी वजह से ये करना ज़रूरी हो। लिहाजा मैं इस चीज़ को नहीं जानता था, इसीलिए इस बारे में सवाल नहीं करता था। लेकिन ये बात मामूल से काफ़ी हट कर थी, फिर भी मैं इस पर सोचने पर तो मजबूर हो जाया करता था। मैं अक्सर आकर घर भी सर्च किया करता था इस बारे में, नेट पर काफ़ी रिसर्च की कि क्या ट्रेन में कोई ऐसा सिस्टम होता है। तो मुझे ये जानने को मिला कि दुनिया की किसी भी ट्रेन में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि ट्रेन की विंडोज़ ऑटोमेटिकली कहीं पर क्लोज़ कर दी जाती हैं। लेकिन जब मैंने अपनी ट्रेन सर्विस के बारे में लिखा, तो ये देखकर बहुत ही हैरान हुआ कि जिस रूट पर वो ट्रेन चलती थी, उसका बस वही रूट आ रहा था जो मेरे होम टाउन से दूसरी सिटी तक कनेक्ट होता था। लेकिन जिस रूट से हम वापस आया करते थे, उस रूट का ना ही गूगल मैप पर, ना ही पूरे नेट पर कोई नामो निशान था। तो इसके बाद तो अब मैं ये भी नहीं जान सकता था कि जहाँ पर उन विंडोज़ को क्लोज़ किया जाता है 5 मिनट के लिए, जिस एरिया से गुज़रते हुए, वो आखिर कौन सा एरिया है। ये चीज़ मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि ना ही ट्रेन में ऐसा कोई सिस्टम किसी जगह पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था
और ना ही ऐसी कोई जगह आ रही थी कि जिस रूट से वो ट्रेन चला करती थी, जिसकी वजह से मेरी परेशानी और मेरे तजस्सुस में और इजाफ़ा हो गया। तो मेरा एक और प्लान बना। मैं इसी तरह एक और दफ़ा अपने दोस्तों की तरफ मिलने जुलने के लिए और 2 से 3 दिन के लिए रहने के लिए गया था। वहाँ पर 2 से 3 दिन रहा और यहाँ से ट्रेन पर ही गया था। मामूल के मुताबिक ट्रेन जाते हुए नॉर्मल रूट से ही गई थी। वहाँ 2 से 3 दिन रहने के बाद और दोस्तों वगैरह से मिलने के बाद और इन्जॉयमेंट वगैरह करने के बाद मैंने उसी ट्रेन से वापसी की टिकट कराई। और इस दफ़ा मैंने टिकट कराते हुए इनसे ये पूछा कि ट्रेन जिस रूट से आती है उसी से वापस क्यों नहीं जाती, और ये जिस रूट से अभी जा रही है इस रूट का नाम क्या है, और एक स्पेसिफ़िक जगह पर विंडोज़ को बंद क्यों कर दिया जाता है। लिहाजा उन्होंने मेरे इस सवाल को सुन के एक दफ़ा को तो आंखें अपनी बड़ी की, हैरान से हुए, और उसके बाद उस बात को ऐसे नज़रअंदाज किया कि जैसे उनसे कोई बात की ही ना गई हो, और मेरी टिकट मेरे हाथ में थमाकर वो अपने काम में मसरूफ़ हो गए। लिहाजा मैंने भी उनसे दोबारा ना पूछा और अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही मैं ट्रेन के अंदर बैठा तो विंडो वाली सीट पर ही बैठा और मेरे साथ उस दिन कोई भी बंदा मौजूद ना था। ट्रेन चलने लगी और ये रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम था कि ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म से रवाना हुई। वो एक नॉन स्टॉप ट्रेन थी और उसका रास्ते में कोई स्टॉप नहीं होता था। उसने बस अपनी डेस्टिनेशन पर जाकर ही रुकना होता था। अब तकरीबन 1 से 2 घंटे बाद ट्रेन उसी रूट पर जाने वाली थी कि जहाँ पर विंडोज़ को बंद कर दिया जाता है। अचानक से तमाम विंडोज़ बंद हो गईं, लेकिन ये क्या, मेरी विंडो तो बंद हुई ही नहीं थी। बाकी तमाम बंदों की विंडोज़ बंद हो चुकी थी और मेरी विंडो ओपन की ओपन थी। हालांकि उसको एक झटका सा लगा था, लेकिन ऐसे लग रहा था कि शायद उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट या मोटर का कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से वो पूरी क्लोज़ नहीं हो सकी और वहीं पर स्टक हो गई। मैं हैरान भी हुआ और साथ साथ खुश भी हुआ। मैंने कहा आज तो उस जगह को देख ही लूँगा कि जहाँ पर ये विंडोज़ को क्लोज़ कर देते हैं। लिहाजा अब ट्रेन एक फ़ॉरेस्ट के अंदर से गुजरने लगी जिसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे और बिल्कुल ट्रेन के नीचे नीचे धुंध गिर रही थी। आसमान पर हल्का हल्का चांद भी नज़र आ रहा था और फॉरेस्ट को देखने में ऐसे लग रहा था कि बाकी जगह की निस्बत यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। दरख्तों पर हल्की हल्की बर्फ़ जमी हुई थी और चांद की हल्की हल्की रोशनी में जो मैंने देखा, वो देखने के बाद तो मैंने फ़ौरन से अपना मुंह दूसरी तरफ पलट लिया। देखता क्या हूँ कि दरख्तों पर इंसानों की लाशें लटकी हुई थीं और साथ खोपड़ियाँ वगैरह, और वो वक्फे वक्फे से कई दरख्तों पर लटकी हुई थीं और रेलवे ट्रैक के बिल्कुल साथ इंसानों के खाए हुए जिस्म भी पड़े हुए थे। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गया। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं कोई ऐसा मंजर भी देख रहा हूँ। लिहाजा मैंने ट्रेन अटेंडेंट को बुलाया और उससे इस बारे में पूछने लगा। जब तक वो ट्रेन अटेंडेंट मेरे पास आई तब तक वो ट्रेन उस फॉरेस्ट से काफ़ी आगे निकल चुकी थी और वो सारा सीन ख़त्म हो चुका था, लेकिन विंडोज़ अभी तक बंद थी। मैंने उस ट्रेन अटेंडेंट से सारा माजरा बयान किया तो उसने मुझे बस ये कहा कि सर आप बिल्कुल चुप कर जाइए और जो भी देखा है उसके बारे में किसी और से मत कहना। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्या जो बाहर मरे हुए थे वो इंसान नहीं? तो आगे से ट्रेन अटेंडेंट ने कहा कि अगर आपको अपनी जान प्यारी नहीं है तो आप बता दें। लिहाजा उसने मैनुअली उस विंडो की स्लाइड को ज़ोर से बंद किया और उसे लॉक कर दिया। थोड़ी देर बाद तमाम पैसेंजर्स की विंडोज़ खुल चुकी थी, लेकिन मेरी अभी भी बंद थी। वो ट्रेन अटेंडेंट मेरी तरफ घूरती हुई नज़रों से देखती हुई दोबारा अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। मैंने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा तो वो अभी भी मुझे देख रही थी और लग रहा था कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रही है। उसकी आंखों से सब बयान हो रहा था, लेकिन फिर उसने मुंह नीचे कर लिया। ट्रेन जैसे ही हमारी होम टाउन में पहुंची और स्टॉप पर पहुंचकर रुक गई, मैंने सबसे पहले उतरते ही ड्राइवर के कैबिन में जाने का फ़ैसला किया। ड्राइवर के कैबिन में जैसे ही गया तो ड्राइवर अपने कैबिन से बाहर निकल रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा
और उससे जल्दी से पूछने लगा कि ये ट्रेन की विंडोज़ एक स्पेसिफिक एरिया में बंद क्यों की जाती हैं, और जो मैंने बाहर सब देखा, इंसानों की लाशें, वो क्या उसने भी देखी थी। तो वो बिल्कुल चुप कर गया और मेरा हाथ झटक कर बोला कि मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे अपनी अगली शिफ्ट भी लगानी है और मुझे रेस्ट भी करनी है, तो सर आपसे बाद में बात होती है। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से भागने लगा और अपने रूम के अंदर चला गया और अंदर से लॉक कर दिया। लिहाजा मैंने भी वहाँ से कैब कराई और अपने घर चला गया। उस पूरी रात मुझे नींद ना आई, मैं उसी बारे में सोचता रहा। फिर से मैंने दोबारा नेट पर काफ़ी सारी रिसर्च की, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी सीन कहीं पे भी नज़र ना आया। गूगल मैप्स पे भी काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस एरिया या उस फॉरेस्ट से मिलता जुलता कोई नामो निशान भी नहीं मिल रहा था। इसने मेरे तजस्सुस में और मज़ीद इजाफा कर दिया था। अब तो मुझे जानना ही था कि वो फॉरेस्ट है किस चीज़ का और वहाँ पे ये सब कुछ क्या हो रहा है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और वो बात मेरे ज़हन से मद्धम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो गई और मैं अपने मामूर के काम पर आ गया कि कुछ दिन बाद मेरे फ्रेंड्स की फिर से मुझे कॉल आई और वो कहने लगे कि हमारी सिटी में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है, तो हमने टिकट्स ली हैं और तुम्हारी भी टिकट ली है, तो तुम ऐसा करो कि कल ही हमारे पास आ जाओ। लिहाजा मुझे कॉन्सर्ट्स वगैरह सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मैंने भी उनको कह दिया कि चलो ठीक है, मैं कल निकल आऊँगा। मैंने अगले ही दिन सुबह उठकर तैयारी की, दोस्तों को अपने आने की इत्तला दी और फिर उसी ट्रेन की टिकट कराई। तो टिकट कराते हुए मुझे ख्याल आया कि जो कुछ मैंने पिछली दफ़ा देखा था, तो अब मुझे कॉन्सर्ट अटेंड करने से ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र हो रही थी कि मैंने वापस भी आना है और इस दफ़ा तो मैं पता करके ही रहूँगा कि उस फॉरेस्ट में आखिर होता क्या है। मैं खैर खैरियत से अपने दोस्तों के पास पहुँचा, कॉन्सर्ट अटेंड किया, लेकिन मेरा तो सारा ध्यान इसी तरफ था। खैर से वो दिन आ गया कि जब मुझे अपने होम टाउन वापस आना था। मैं किसी वजह से इन दोनों एरियाज़ के नाम स्पेसिफाई नहीं कर रहा और ना ही रूट के बारे में। खैर मैं उस ट्रेन के अंदर बैठा और उस दिन तो जैसे एक एक मिनट सालों के बराबर गुजर रहा था। मैं चाह रहा था कि जल्दी से वो जगह आए जहाँ पर दोबारा से विंडोज़ बंद हो जाए और मैं खोल कर देखूँ कि उस दिन मेरी आंखों का धोखा हुआ था मुझे, या सच में वो सब कुछ देखा था मैंने। वो 1 से 1.5 घंटा 1 से 1.5 साल के बराबर गुजरा। लिहाजा वो जगह भी आ गई कि जहाँ पर विंडोज़ बंद हो गई। अब ये ट्रेन उसी एरिया और उसी जंगल से गुजर रही थी कि जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था। अचानक से ट्रेन में एक शोर का झटका लगा और ट्रेन थोड़े ही फासले बाद बिल्कुल रुक गई। कुछ पैसेंजर्स अपनी सीटों से नीचे भी गिर गए थे उस झटका लगने की वजह से, और मैं चूँकि विंडो को पकड़ कर बैठा हुआ था इसलिए मैं नीचे नहीं गिरा। तमाम पैसेंजर्स जो हैं वो अटेंडेंट को बोलने लगे कि ये क्या हुआ है। लिहाजा अटेंडेंट को ख़ुद कुछ नहीं पता था, तो उसने इंटरकॉम पर ड्राइवर से बात की और ड्राइवर से पता किया कि क्या सीन है। तो ड्राइवर ने आगे से जवाब दिया कि मुझे लग रहा है कि ट्रेन जो है वो ओवर स्पीड होने की वजह से राउंड मोड़ पर से पटड़ी से उतर गई है, जिसकी वजह से इसका अब चलना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है जब तक कि कोई टीम यहाँ पर नहीं आ जाती। लिहाजा ड्राइवर ये बताते हुए काफ़ी परेशान भी था। तो हमने उनसे पूछा कि ये ट्रेन कब तक ठीक होगी और कब तक हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो उन्होंने आगे से कोई जवाब ना दिया। लिहाजा अवाम का गुस्सा बढ़ता गया और जब वो उनके ऊपर हावी हुए और उनको मारने पीटने की धमकी देने लगे, तो ड्राइवर ने बोला कि यहाँ अब कोई भी नहीं आएगा हमें बचाने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर आने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, और अगर कोई यहाँ पर आ भी जाए तो वो चीज़ें उसको नहीं छोड़ेंगी। तो सब पूछने लगे कि कौन सी चीज़ें, और मैंने भी पूछा कि जो उस दिन मैंने सब नज़ारा देखा था बाहर, तो वो सब कुछ क्या था। तो ड्राइवर रोते हुए बताने लगा कि जो नज़ारा तुमने देखा था वो सच था, और वो एक ऐसी मखलूक़ें हैं
यहाँ पर भूले भटके आए इंसानों को खाकर अपना गुजारा करती हैं और इंसानों को मार दिया करती हैं। लिहाजा जो ये यहाँ से रूट गुज़र रहा है वो भी काफ़ी अरसा पहले बना था, और वो भी इस सूरत बना था कि जो इस रूट का ओनर था वो उन चीज़ों से बातचीत करने में कामयाब हो गया था और उसने इस जंगल से रूट गुजारने का कहा था और उनसे ये वादा किया था कि जब भी ट्रेन यहाँ से गुज़रा करेगी तो कोई भी उनके इस मंज़र को देखा नहीं करेगा, कि जिसके ज़रिए बाहर की दुनिया में ये खबर ना फैले और इस रूट को गूगल मैप्स या कहीं पर भी लिस्ट नहीं किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि उन चीज़ों ने उसके साथ ये मुआहिदा क्यों किया था। वो इसलिए क्योंकि उसके बदले वो उनको काफ़ी सारे इंसान किडनैप करके दिया करता था, जिसकी वजह से वो इसके साथ इस चीज़ पर एग्री कर गए थे। जिस बंदे ने ये रूट बनवाया था उसका भी पीछे ये फ़ायदा था कि ये रूट काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट था और उसको भी काफ़ी बचत हो जाती थी इसके पीछे, और वो उन चीज़ों को पहले से जानता था, उनका इन चीज़ों से पहले वास्ता पड़ चुका था और किसी तरीके वो इनसे बच गया था। लिहाजा ये तमाम बात सुनने के बाद हम काफ़ी हैरान हुए। अब हमें बचाने के लिए तो कोई ना आने वाला था, लिहाजा हमने फ़ैसला किया कि यहाँ से पैदल चल कर ही जाते हैं, रूट के साथ साथ जाएंगे और अगर खुदा ने चाहा तो बच जाएंगे। हर इंसान परेशान था, कुछ तो ट्रेन से निकलने को राज़ी ही ना थे, लेकिन उनको भी हमने कहा कि निकलना तो पड़ेगा ही, वरना यहाँ पर पड़े पड़े ही मर जाओगे। ड्राइवर पे भी हमने काफ़ी गुस्सा किया कि आपको ऐसी चीज़ें बता देनी चाहिए ताकि कोई भी दोबारा से ऐसी सर्विस यूज़ ही ना करे और उनकी ज़िंदगियाँ ऐसे ख़तरे में ना पड़ें। लिहाजा हम 10 से 12 पैसेंजर थे, ड्राइवर समेत और अटेंडेंट समेत। हम ट्रेन से बाहर उतरे और जिस तरफ को ट्रेन जा रही थी हल्का हल्का उसी तरफ बढ़ने लगे। वो जगह सिर्फ 5 से 4 मिनट ही रहा करती थी, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का वो रास्ता था। उसके बाद हम बिल्कुल सेफ़ थे, लेकिन वो चीज़ें हमें कतन ना छोड़ती। बाहर निकल के हमने क्या नज़ारा देखा कि एक एक दरख्त से तकरीबन 5-5, 6-6 बंदों की लाशें लटक रही थीं। वो लाशें बिल्कुल ताज़ा थीं और ऐसे लग रहा था कि अभी ही उनको पकड़ कर लाया गया है और मारा गया है। और ट्रैक के साथ काफ़ी पुरानी लाशें और खाई हुई लाशें भी पड़ी हुई थी। ये तमाम नज़ारा देखकर 2 बंदे वहीं बेहोश हो गए। लिहाजा हमें सिर्फ अपनी जान की पड़ी हुई थी, इसलिए जो 2 बंदे बेहोश हुए किसी ने भी उनको ना देखा और ट्रेन के ट्रैक के साथ साथ सारे भागने लगे। अब हमें जंगल के आसपास से उन चीज़ों के आने की भी आहट सुनाई देने लगी और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से घुरा रही थीं चीज़ें और किसी भेड़िए की तरह आवाज़ें निकाल रही थीं। ऊंचे ऊंचे दरख्तों की शाखों से ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई चीज़ उन शाखों से झूलती हुई हमारी तरफ बढ़ रही है। हम तमाम सीधा भागे जा रहे थे, लिहाजा वो चीज़ें बिल्कुल हमारे करीब आ चुकी थीं और एक ही झपटे में उन 3 से 4 मखलूकों ने 2 बंदों को उठा लिया था और उन बंदों के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। अब हमारी स्पीड में और इजाफा हुआ और मैं भी ठोकर खाकर नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद हो सकता है कि शायद मेरे सर पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा था। तो मैं अपनी आंखों के आगे क्या मंजर देख रहा था कि उन चीज़ों ने वो जितने भी लोग भाग रहे थे उनका रास्ता रोक दिया था। उनके गलों में रस्सियाँ डाली और उन तमाम को दरख्तों से लटका दिया, लेकिन वो अभी तक ज़िंदा थे। उसके बाद जो मैंने मंजर देखा वो देखकर तो मैं बिल्कुल ही बेहोशी में चला गया। देखता क्या हूँ कि इंसान नुमा भेड़िए जितने भी इंसान दरख्तों पर लटका रहे थे उनके दिल को सीने से बाहर निकाल कर चबा रहे थे, कि जिसके बाद उनके सीनों में बिल्कुल सुराख हो गए थे और वो सब मर चुके थे। अब कोई भी शख्स उस ट्रैक के साथ ना भाग रहा था। ये नज़ारा देखने के बाद मैं बेहोश हो गया।
और जब मेरी आंख खुली तो सूरज निकल रहा था और वो तमाम लाशें साथ लटकी हुई थी और कुछ ट्रैक के साथ भी बिखरी पड़ी थी। लेकिन ये क्या, उन्होंने मेरे साथ तो कुछ भी नहीं किया था। हो सकता है कि उन्होंने मेरे साथ इसलिए कुछ नहीं किया, शायद उन्होंने समझा हो कि ये भी कोई लाश ही है, इसी वजह से मेरी जान बच गई थी। लिहाजा मैं खड़ा हुआ और हल्के हल्के कदमों के साथ उसी रूट की तरफ बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते मुझे काफ़ी खौफ भी महसूस हो रहा था, क्योंकि उन्होंने तमाम इंसानों को मार डाला था जो कि ट्रेन में मौजूद थे। तो मेरी मौत भी नज़दीक ही थी, इसलिए बस मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे मेरी जान बचने की कोई उम्मीद ना थी। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद ना छोड़ी और ट्रेन के रूट के साथ साथ भागता गया। अचानक मैंने देखा कि वो जंगल एक जगह पे बिल्कुल ख़त्म हो रहा है और वहाँ से आगे बिल्कुल सूरज की रोशनी तेज़ पड़ रही है और घना जंगल होने की वजह से ही जंगल में रोशनी नहीं आ रही थी। वो सर्दियों के दिन थे और काफ़ी शदीद ठंड थी और मेरे दांत सर्दी की वजह से कांप रहे थे। अब मैं उस जंगल से बाहर निकलने ही लगा था कि मैंने देखा कि 2 से 3 वही भेड़िए मेरे पीछे भागते हुए आ रहे थे। अगर उनकी कदो कामत का बताऊं तो मेरे जैसे 4 बंदों को एक के ऊपर एक खड़ा किया जाए तो तब उस एक भेड़िए की जिसामत थी और वो ज़ोर का भागता हुआ मेरे पीछे आ रहा था। लेकिन शुक्र है कि मैं उस जंगल के एरिया से निकलकर बाहर चला गया था और वहाँ पर जंगल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और वो चीज़ें मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए, आवाज़ें निकालते हुए दोबारा उस जंगल की तरफ पलट गईं। अब मेरी जान तो बच चुकी थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि जान कब तक बची रहेगी। हो सकता है वो चीज़ें रात के वक्त मुझे मेरे घर से ही उठा कर ले जाएं। मैं इसी बारे में सोचता हुआ उस ट्रेन के ट्रैक के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते मुझे एक गाड़ी नज़र आई और गाड़ी के अंदर कोई भी ना था। तो जब मैंने गाड़ी का डोर ओपन करके देखा तो उसके अंदर यूँ मालूम हो रहा था कि किसी इंसान को खाया गया है और दोनों सीट्स पर ही खून के निशान मौजूद थे, ड्राइविंग सीट पर भी और दूसरी सीट पर भी। लेकिन ये क्या था, वो जो भी चीज़ें थीं वो उस जंगल से बाहर तो नहीं आ रही थी, तो उन्होंने यहाँ पर इंसानों को कैसे मारा था। अब मैं थोड़ी थोड़ी कहानी समझने लगा था। हो सकता है वो चीज़ें रात को चांद निकलने के बाद अपने जंगल से इधर उधर भी निकल जाती हैं, लेकिन जब दिन में सूरज निकलता है तो वो जंगल के अंदर ही रहते हैं। तो मेरे पास भी बस रात होने तक का टाइम था अपनी जान बचाने के लिए और उस जंगल से निकलने के लिए। उस गाड़ी की हालत तो देखकर लग रहा था कि वो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मेरा उस सीट पर बैठने को ज़रा दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि उस पर पूरा खून लगा हुआ था और जमा हुआ था। लेकिन मुझे अपनी जान भी बचानी ही थी, लिहाजा मैं उस गाड़ी की सीट पर बैठा और की भी गाड़ी के अंदर ही मौजूद थी। तो मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और उसी ट्रेन के रूट के साथ साथ उस गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा और तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। अभी भी तकरीबन 2 से 3 घंटे का सफ़र पड़ा हुआ था और मैं बस ये दुआ कर रहा था कि गाड़ी का फ्यूल रास्ते में ना ख़त्म हो, वरना पैदल चलते चलते तो मुझे रात हो जाएगी। और अब मेरा नहीं ख्याल कि मैं एक और रात इस जंगल में या इस एरिया में गुजार पाऊँगा। वो चीज़ें मुझे मार ही देंगी। लिहाजा ये सब ख्यालात मेरे जहन में चल रहे थे। लेकिन शुक्र है और बहुत बहुत शुक्र है कि मैं अब प्लेटफॉर्म से थोड़े ही दूर रह गया था। मुझे उस ट्रेन का प्लेटफॉर्म अपने सामने नज़र आ रहा था। लिहाजा उस ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे पहुंचकर मैं गाड़ी से उतरा और पहले चैन की सांस ली और फिर जितना भी वहाँ स्टाफ था उन सब पर चिल्लाने लगा और जो मेरे हाथ आ रहा था उस पर मुक्के और लाते बरसाने लगा। साथ साथ ये कहने लगा कि तुम लोग इंसानों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हो। तुम क्यों नहीं बता देते कि जहाँ से तुम लोगों ने ट्रैक बनाया है
वहाँ पे कौन सी मखलूक मौजूद है, क्यों नहीं बता देते कि जिसकी वजह से इंसानों की ज़िंदगियों का तो नुकसान ना हो। लिहाजा वो शख्स आगे से ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि जैसे उनको तो कुछ पता ही नहीं है, और वो बस मुझे ये कह रहे थे कि आप पागल हो चुके हो, ऐसा कोई रूट है ही नहीं और ना ही ऐसी कोई मखलूक है। उन्होंने 911 पे कॉल करके मुझे अरेस्ट करवा दिया, ये कह के कि ये बंदा मेंटल है और पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है। लिहाजा 911 में जब मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया तो उन्होंने मेरे से सब पूछताछ की। तो मैंने जो जो सीन हुआ वो सब उनको बताया। उन्होंने भी गूगल मैप्स और तमाम जगह पर सर्च किया, लेकिन उनको तो ऐसा कुछ भी ना मिला, ना ही गूगल मैप्स पे और ना ही उस ट्रैक के बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली। उन्होंने भी मुझे मेंटल करार दे दिया और मुझे मेंटल असाइलम में सबमिट करवा दिया। लेकिन मैं जानता था कि मैं मेंटल नहीं हूँ और जो कुछ मैंने देखा है वो मेरी ज़हनी तख्लीक नहीं है बल्कि सच में हुआ है। लेकिन ये लोग तो मुझे मेंटल साबित कर ही चुके थे। लेकिन मेरे दोस्तों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है और ये ज़रा भी मेंटल नहीं, और कुछ दिन पहले ही तो ये हमारे पास कॉन्सर्ट से होकर गया था। तो मैंने अपने दोस्तों को भी मेरे साथ जो सीन हुआ वो सब बताया। तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि आज से पहले तो तुमने हमें कभी ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन मैंने अपने दोस्तों को कहा कि मैं अक्सर तुम्हें बातों बातों में बताया करता था कि मेरे घर की तरफ जाते हुए ट्रेन में एक जगह ऐसी आती है कि जहाँ पर 5 से 6 मिनट के लिए विंडोज़ को क्लोज़ कर दिया जाता है। लेकिन वो भी मेरी इस बात को ना मान रहे थे, लेकिन वो इस बात की भी एश्योरिटी दे रहे थे कि मैं बिल्कुल स्टेबल और मेंटली तौर पर ज़रा भी बीमार नहीं था। पुलिस ने उस ट्रैक के साथ साथ सारा सर्च किया, लेकिन उस ट्रैक के साथ तो कोई जंगल ही मौजूद ना था। ये बात मुझे काफ़ी हैरान कर रही थी। कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद मुझे इस मेंटल असाइलम से छुट्टी दे दी गई और मैं अपने घर चला गया। आज भी मैं अपने दोस्तों से मिलने जाया करता हूँ, लेकिन अब मैं उस ट्रेन का यूज़ नहीं किया करता। बस मैंने लास्ट दफ़ा एक ही बार वो ट्रेन यूज़ की थी, वो भी ये देखने के लिए कि क्या वो मेरे मन का वहम था या वो सब कुछ सच में होता था। लेकिन वापसी पे भी वो ट्रेन उसी रूट से आई कि जिससे गई थी। अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि हो सकता है मेरा माइंड ये सब कुछ तख्लीक कर रहा था, लेकिन ये बात मैं मानने को तैयार ही ना था कि वो मेरे माइंड ने खुद क्रिएट किया था। आज भी मुझे यही लगता है कि वो सब कुछ सच था और सच में हुआ था, लेकिन इनमें से कोई मानने को तैयार नहीं। और हाँ, जब मैं मेंटल असाइलम गया था तो मेरे सर पर भी काफ़ी शदीद चोट लगी हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं ट्रैक के साथ गिर गया था, जिसकी वजह से मेरे सर पर चोट लगी थी। तो उनका कहना ये है कि चोट तुम्हें कहीं और पर लगी होगी, मतलब किसी और जगह पर गिर गए होगे, जिसकी वजह से तुम्हारे माइंड में ऐसा कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से तुम्हारा माइंड स्टेबल नहीं रहा। लेकिन मैं जानता हूँ जो सब कुछ मैंने देखा है वो रियल था और सच था, और वो जगह अब इस दुनिया से ऐसे गायब हो गई है कि जैसे उसका कोई नामो निशान ही ना था। पता नहीं वो क्या था।